Good morning, everyone. I hope all of you are fine again. So, today I have to discuss Daffodils with you. It's a quite important poem, and it is the very first poem of your English book of class 9th and pre-9th. It is written by William Wordsworth, whose time period was from 1770 to 1850. Learning outcomes are that students will learn at the end of this unit. They will understand the poet's purpose and point of view, that why he wrote this poem. They will construct the meaning of the poem through understanding the key theme. मीनिंग समझेंगे पोएम का. जब भी शायर कुछ लिखता है तो लफ्ज़ों के अंदर गहरी बातें होती हैं जो समझने की ज़रूरत होती है, तो स्टूडेंट्स वो सीखेंगे. दे विल आइडेंटिफाई द स्पीकर इन द पोएम, interpret the imagery in the poem. When we study, when we read and when we understand such kind of poems, तो उनकी एक पिक्चर हमारे जहन में बन जाती है. By the way, let me tell you, daffodils means it's a name of a flower. नरगिस के फूलों को कहते हैं daffodils. So paraphrase the poem, summarize the poem following the summary skills, respond to the poem by giving a personal point of view, relate the context of the speaker in the poem to real life situation. यानी जो इसमें लिखा है हम उसको अपनी लाइफ के साथ रिलेट करेंगे. illustrate the use of present and past participle. ये ग्रामर के कॉन्सेप्ट हैं जो इसके एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको. So pre-reading is what is the picture about. As you can see, the picture is about some flowers, daffodils. ये daffodils हैं, गुले नरगिस. हैव यू एवर सीन डैफोडिल्स? तो ये आप मुझे बताएं कि आपने कभी डैफोडिल्स देखे हैं. अगर देखे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा. डू यू नो वेयर डैफोडिल्स ग्रो? और अगर ये भी पता है तो डू लेट मी नो कि अगर आपने डैफोडिल्स देखे हैं और ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, कैसे होते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. सो लेट्स स्टार्ट स्टैंजा नंबर 1 दैट सेज, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड. कहता है कि शायर कहता है कि मैं ना बादलों की तरह, वॉन्डर्ड होता है इधर उधर घूमना, बेमकसद इधर उधर घूमना फिरना. तो कहता है कि मैं बादलों की तरह इधर उधर घूम रहा था. दैट फ्लोट्स ऑन हाई और वेल्स एंड हिल्स. उन बादलों की तरह जो पहाड़ों और वादियों में ऊपर ऊपर तैर रहे होते हैं. व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड. कहता है एकदम मैंने एक हजूम देखा. अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. कहता है कि सुनहरे जो है वो आबी नरगिस के फूलों का एक बड़ा सा क्राउड था, इज्तमा था. अ होस्ट ऑफ बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज़. ये जो थे ये दरख्तों के किनारे थे और दरख्तों के नीचे थे और झील के साथ साथ थे, नहर के साथ साथ थे. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. और ये वो डांस फ्लटर कर रहे थे, झूम रहे थे और डांस कर रहे थे हवा में. Second step, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. कहते हैं कि जो डैफोडिल्स थे वो सितारों की तरह चमक रहे थे और इस तरह चमक रहे थे, ट्विंकल टिमटिमा रहे थे जिस तरह कहकशां पे सितारे नहीं टिमटिमाते हैं. दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन. वो इस तरह फैले हुए थे कि उनकी कोई किनारा नहीं था, कोई उनका इख्तिताम नहीं था. अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए बे. झील के किनारे, झील के साथ साथ. 10,000 आई सॉ एट ए ग्लैंस. मैंने एकदम 10,000 देखे. टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस. जो अपना सर जो है बड़ी खुशी से हिला रहे थे, बड़ी खुशी से अपने सर को जो है वो कैफियत में लेकर आए हुए थे. So the third stanza says, the waves beside them dance, but they outdid the sparkling waves in glee. कहते हैं कि उनके साथ जो झील के किनारे थे, ज़ाहिर है तो जो लहरें थी झील की वो भी डांस कर रही थी, वो भी रक्स कर रही थी. बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली. लेकिन उन्होंने जो वो लहरें थी उनको भी पीछे छोड़ दिया. उनकी जो चमक थी, उनका जो नाच था, उनका जो रक्स था, उन्होंने उन लहरों को भी पीछे छोड़ दिया. A poet could not but be gay in such a jocund company. कहते हैं कि एक शायर जो है वो इतनी खूबसूरत कंपनी में खुश हुए बगैर तो रह ही नहीं सकता. I
and gazed but little thought. शायर कहते हैं कि मैं देखता रहा, मैं घूरता रहा, लेकिन मैंने थोड़ा सोचा. What will this show to me had brought, कि इस मंज़र ने मुझे कितनी दौलत दे दी है, मुझे कितनी खुशी दे दी है इस मंज़र ने. तो कहते हैं कि मैं देखता रहा, लेकिन मैंने ये ना सोचा कि मुझे कितनी खुशी दी है इस मंज़र ने. And the last stanza says that for oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood. कहते हैं often sometimes जब मैं अपने काउच पे, अपने सोफ़े पे लेटता हूँ बिल्कुल खालीपन में, अधूरेपन में, या फिर जो है गमगीन मूड में, they flash upon that inward eye. वो मेरे अंदर की आँख में, वो मेरे अंदर के जो है वो मेरी अंदर के एक इमेज में आ जाती है, वो झलक आ जाती है. विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो तन्हाई की एक बड़ी रहमत है. एंड दैट देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल्स एंड डांसेस विद डैफोडिल्स. तो कहते हैं जब मैं तन्हाई में बैठा होता हूँ ना, तो मेरा दिल जो है वो खुशी से भर जाता है, और जिस तरह से वो डैफोडिल्स रक्स कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही मेरा दिल भी रक्स करने लगता है, मेरा दिल भी नाचने लगता है. सो बेसिकली दिस पोएम इज़ एन इमेजरी, एंड it's an imagery. By reading this poem we can get the image of the situation that the poet wants to convey. We get the image of the daffodils in our head, और हम उसको enjoy करते हैं, हम उसका एक इमेज जो है अपने माइंड में ले आते हैं. तो डू लेट मी नो इफ़ यू हैव सीन डैफोडिल्स समवेयर इन योर सराउंडिंग्स. बेसिकली दिस पोएम इज़ अबाउट द विजिट ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ towards a lake, and where he saw a lot of daffodils and he enjoyed the sight, and he just wrote it, he just gave them a few words, he just gave it a meaning by writing a poem. Plus this poem shows the beauty of nature, that how the nature affects our mind, how the nature gives us joy, how the nature gives us peace of mind. So whenever the poet is sad, he just think about the scene, and the sight of daffodils, and he gets happier, and his mood swings got a change. So तो डैफोडिल में है क्या, बेसिकली ये इसमें नेचर की ब्यूटी और नेचर का जो मैजिक है वो एक्सप्लेन किया हुआ है. किस तरह नेचर जो है हमारे माइंड पे अफेक्ट करती है, और किस तरह से हमें नेचर जो है वो पीस ऑफ माइंड देती है, और किस तरह से नेचर हमें एक ऐसा सुकून देती है जो हमारे जहन में बैठ जाता है, और हम जब भी उसके बारे में सोचते हैं तो हमें वो खुशी और वो सुकून महसूस होता है. तो इस पोएम में ये है. तो मस्ट टेल मी इफ़ यू हैव बीन समवेयर, या आपने कोई नेचर में कोई खूबसूरत चीज़ या कोई जगह देखी हो और स्टिल आपको याद हो. सो दिस वाज अबाउट द लिटरल मीनिंग्स ऑफ द पोएम. There is a glossary that you have to write in your copies. Fluttering means moving in the air, flying. ग्ली का मतलब होता है खुशी. होस्ट होता है लार्जर नंबर, इट्स अ कलेक्टिव नाउन, यानी एक हजूम. जॉकेंड होता है खुश, हैप्पी. ट्विंकल टमटमाना. पेंसिव होता है सोचों में जब बंदा गुम होता है, थॉटफुल. सॉलिट्यूड तन्हाई को कहते हैं. सो दिस वाज द वोकैबुलरी ऑफ द पोएम. One more thing that I want to explain through this poem, that the poet has used the imagery in the poem. Imagery is the construction of details used to create mental images in the mind of the reader through the visual sense as well as the senses of touch, smell, taste and sound. तो शायर ने इसमें इमेजरी यूज़ की है जिसमें हम विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी अगर हम पोएम पढ़ें तो हम अपने जहन में वो तस्वीर ला सकते हैं. और इस तरह की ऐसी पोएम्स होती हैं जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे जहन में उस चीज़ का नक्शा आ जाता है. तो ये भी पोएम एक वही एग्ज़ाम्पल है. Thank you so much, and do let me know if there is any question regarding the poem or regarding any chapter or English. और अगर कुछ भी आप खुद से सीखना चाहें तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ.